नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बीएस टीवी। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और वक्त हो चला है 5 का पंच का, यानी कि दिन भर की 5 बड़ी खबरें अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें अब आ रही हैं आपके स्क्रीन पर। और इसकी शुरुआत होगी घड़ियाल स्टेट मध्य प्रदेश से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चंबल अभ्यारण्य पहुंचे। यहां पर विशेष सफारी का आनंद तो लिया ही लिया, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए घड़ियाल स्टेट मध्य प्रदेश में अब 11 नए घड़ियालों का इजाफा कर दिया गया है, वो भी चंबल अभ्यारण्य में। और आपको ये भी बता दें, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मध्य प्रदेश टाइगर चीता स्टेट के बाद घड़ियाल स्टेट बना। पूरी दुनिया भर के अगर हम घड़ियालों की बात करें तो इसके 85% घड़ियाल आपके प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश में है। और इस 85% की सबसे बड़ी संख्या अगर किसी जगह पर है वो है चंबल अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य बहुत खास अभ्यारण्य है। ये 3 राज्यों की सीमा पर है, जिसमें मध्य प्रदेश पर सबसे ज्यादा भूभाग है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो घड़ियाल स्टेट मध्य प्रदेश को आप भी महसूस कीजिए। और इसके साथ ही साथ भोपाल के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कॉलेज में, जी हां, मैनिट में ऐसा हंगामा हुआ है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आपको ये बताएंगे कि रातों रात पुलिस यहां क्यों पहुंची, हॉस्टल के किन गुटों में विवाद हो गया। मैनिट में भारत भर के लड़के पढ़ते हैं और ये बहुत ही प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज है भारत का, बहुत ही प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज। तो यहाँ की भी खबर आपको बताई जाएगी। इसके बाद हम रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की 3 बड़ी और सियासी खबरों पर, जिसकी शुरुआत होगी हार पर रार से। कांग्रेस चुनाव हार चुकी है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, उपचुनाव, उसके बाद निकाय चुनाव, ये चौथी हार पर रार इस तरह से हो रही है कि कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो हार का ठीकरा जिम्मेदारों पर यानी कि वरिष्ठ नेताओं पर फोड़ रहे हैं। जिम्मेदारी तय करना चाहिए, ये सोशल मीडिया पर पोस्ट चल रही है। जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके साथ ही साथ बीजेपी के भी तंज आपको बताएंगे। तो धर्मांतरण पर सियासी रण भी समझिए। डिप्टी सीएम अरुण साव कह रहे हैं कि धर्मांतरण तो पहले हुआ करता था, जब से साय सरकार आई धर्मांतरण बंद, धर्मांतरण नहीं हो रहा है। अब धर्मांतरण के मामले उजागर हो रहे हैं। कांग्रेस के समय में धर्मांतरण जमकर हुआ, ये बात अरुण साव ने कही। अरुण साव के इस बयान पर शिव डहरिया का पलटवार सामने आया। शिव डहरिया कह रहे हैं कि रमन सरकार में सबसे बड़ा धर्मांतरण हुआ था 15 साल। तो बजट पर मंथन भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बजट पर मंथन जारी है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी रोजाना तमाम अलग अलग विभागों के मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में उन्होंने मंत्री केदार कश्यप के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक की। किस प्रकार से बेनिफिशियरी किया जाएगा और लाभार्थियों को इस बजट में क्या कुछ मिलेगा, ये मंथन हो रहा है। अब आप देख रहे हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबर, शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है। आपका मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, चीता स्टेट के बाद घड़ियाल स्टेट है। ये बात आपको पता है या नहीं? नहीं पता है तो मैं जानकारी दे देता हूं। मध्य प्रदेश घड़ियाल स्टेट है। और घड़ियाल स्टेट को समझिए कि आपके मध्य प्रदेश को घड़ियाल स्टेट क्यों कहा जाता है। घड़ियाल स्टेट इसलिए कहा जाता है कि आपके मध्य प्रदेश में मगरमच्छ की प्रजाति कही जाने वाली घड़ियाल, ये मगरमच्छ नहीं है, ये मगरमच्छ की एक प्रजाति होती है जिसे हम घड़ियाल के तौर पर जानते हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में है। भारत में भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी सबसे ज्यादा जिस जगह पर है वहां पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। ये जगह है मुरैना। मुरैना का चंबल अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य जो कि 3 राज्यों की सीमा को छूता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान है।
और इसका सबसे ज्यादा अगर हम बाय एरिया का डिस्क्राइब करें तो वो मध्य प्रदेश है, यानी कि मुरैना जिला। आज की इस सौगात पर अब हम बात करते हैं और सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी ग्वालियर से। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं प्रहलाद, कितना बड़ा दिन, पूरी जानकारी BSTV के माध्यम से हमारे दर्शकों ने देखी, दिन भर की अपडेट, मुख्यमंत्री का मुरैना दौरा भी, और 11 घड़ियालों को छोड़ा है मुख्यमंत्री ने आज। बिल्कुल, देखिए जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश है और घड़ियाल स्टेट भी मध्य प्रदेश है। खासकर ग्वालियर चंबल अंचल की जो चंबल नदी है वो घड़ियालों की एक जगह है जहां पर सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। औसत अगर देश की बात करें तो यहाँ से अलग अलग राज्यों को घड़ियाल प्रदान किए जाते हैं। जो घड़ियाल है जो मगरमच्छ की एक प्रजाति है, जो नदी का जो पर्यावरण का जो संतुलन है वो घड़ियालों से ही संतुलित होता है। इस लिहाज से घड़ियाल बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये चंबल नदी में ही पाए जाते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ जो इको टूरिज्म है, जो पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो ग्वालियर चंबल अंचल में वन्य प्राणी जो है वो काफी संख्या में है और जलीय जीव भी ग्वालियर चंबल अंचल की चंबल नदी में पाए जाते हैं। घड़ियाल सेंचुरी जो आकर्षण का केंद्र है, वहां पर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और उन्होंने अपने हाथों से 11 घड़ियालों को सेंचुरी में छोड़ा। तो इस तरह से उन्होंने जब जिक्र किया कि मध्य प्रदेश जो है वो वन प्राणियों के लिए सबसे अनुकूल वातावरण वाला प्रदेश है और जो चंबल सेंचुरी है वो इसका एक उदाहरण है। अगर आप वाटर टूरिज्म पर आ रहे हैं तो आपको यहाँ चंबल सेंचुरी जरूर आना चाहिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो घड़ियाल हैं वो यहाँ पर पलते हैं, उन्हें किस तरह से उनको एक माकूल वातावरण देने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। सीधे तौर पर अगर देखें तो 2000 से अधिक जो घड़ियाल हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उनके पालन पोषण का यहाँ पर खास इंतजाम किया जाता है। तो ये जो सेंचुरी है अपने आप में एक महत्वपूर्ण सेंचुरी है जिसकी देखरेख में वन महकमा के बहुत अच्छे से इसे डिस्क्राइब किया प्रहलाद की 2000 से ज्यादा घड़ियाल हैं। यानी कि हम ये माने कि विदेशी पर्यटन जो है हमारे राज्य जो है वो विदेशी नागरिकों को और आकर्षित करेगा। खासतौर से आज 11 घड़ियालों का इजाफा खुद सूबे के मुखिया कर चुके हैं आज। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे विश्व के लिए ये आकर्षण का केंद्र है कि चंबल नदी में घड़ियाल जो सेंचुरी है वो विदेशी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती ही है। और इसी उद्देश्य के साथ मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने बोटिंग की और बोटिंग का लुत्फ उठाया और उन्होंने ये संदेश दिया कि आप आइए यहाँ पर, आप यहाँ पर सैलानी बनकर आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। तो निश्चित ही एक संदेश देने की कोशिश है घड़ियाल सेंचुरी के माध्यम से। विदेशी सैलानी इस तरफ आकर्षित हो सकते हैं क्योंकि एक हम भोपाल में जल्द ही जो निवेशकों के लिए एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, उस उद्देश्य के साथ भी अगर हम देखें तो ग्वालियर का ये जो ग्वालियर चंबल अंचल की जो चंबल सेंचुरी है जो चंबल नदी पर बनी है वो आकर्षण का केंद्र रह सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान में रात के 2-2:30 बजे के लगभग क्या बवाल हो गया कि पुलिस पहुंच गई और इसके बाद स्टूडेंट्स के धड़े ने यह आरोप लगाया कि पुलिस ने हमको मारा, मारपीट की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या। मैनिट में हुआ है जमकर हंगामा और पुलिस ने स्टूडेंट्स पर लाठी डंडे भी बरसाए। स्टूडेंट्स के कमरों में चेकिंग की गई थी। लेकिन जो आरोप स्टूडेंट्स लगा रहे हैं वो समझिए, आरोप ये है, दरअसल 2 हॉस्टल्स के बीच का ये विवाद था। यानी कि 2 हॉस्टल में रहने वाले जो ये छात्र हैं इनके बीच का विवाद था, पर ये विवाद इतना बढ़ेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। और चलिए भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, क्या मसला है ये राष्ट्रीय स्तर का इंजीनियरिंग कॉलेज, और आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मैनिट में इस तरह का बवाल होता रहता है। लेकिन अब देखिए जो छात्र कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ मारपीट हुई है, पुलिस ने हमें डंडे बरसाए, मारा है। मनोज जी। जी बिल्कुल, अब ये पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ
नज़र आ रहा है, क्योंकि इस मामले में छात्रों के द्वारा मैनेजमेंट पर आरोप लगाए गए हैं, पुलिस पर आरोप लगाए गए हैं, और जो मीडिया के पास जो वायरल एक चिट्ठी छात्रों की आई है सोशल मीडिया पर, उसके अनुसार ये आरोप है कि जो डायरेक्टर है मैनिट के शुक्ला, उनके द्वारा जब छात्रों के बीच में बहस चल रही थी, उस दौरान एक छात्र के साथ जो डायरेक्टर हैं शुक्ला, उन्होंने मारपीट की, और मारपीट के साथ उन्होंने पुलिस को भी मौके पे बुलाया और पुलिस ने भी छात्रों के साथ मारपीट की। कमला नगर थाने की जो प्रभारी हैं उन पर, उनके स्टाफ पर भी बेरहमी से छात्रों को मारपीट करने का आरोप उन पर लगा है। हालांकि इस पूरे मामले में अब क्योंकि संज्ञान जो है पुलिस अधिकारियों के द्वारा लिया गया है, यानी इस मामले की जांच भी जो है छात्रों के द्वारा कराने की मांग की जा रही है, क्योंकि ये मामला अब 2 हॉस्टल के छात्रों के बीच तक सीमित नहीं रह गया। ये मामला अब मैनेजमेंट पर मारपीट के आरोप और पुलिस पर मारपीट के आरोप तक पहुंच चुका है। यही कारण है कि अब प्रशासनिक तौर पर इस पूरे मामले की छात्रों ने जांच की मांग की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब आपको रूबरू करा देते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी सियासी खबर से। कांग्रेस को हार पर हार मिलती जा रही है, लेकिन इस हार से उनके कार्यकर्ता कुंठित हो गए, निराश हो गए, और अब ठीकरा फोड़ने की बारी आ रही है। ये अलग अलग आप सोशल मीडिया की पोस्ट पढ़ते जाइए, लगातार पढ़ते जाइए, कई पोस्ट हैं, 1 2 नहीं हजारों पोस्ट हैं, और हजारों पोस्टों में सवाल हो रहा है। अब आप इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है, कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सुनिए, बीजेपी कैसे चुटकी ले रही है ये भी सुनिए। वही लिख रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और ये सुनिश्चित होना चाहिए कि टिकट वितरण गलत हुआ या उसके बाद में जो हुआ। तो देखिए, ये तो हमारे अभी चर्चा होगी और उसमें सब बातें आएगी, लेकिन ये जिम्मेदारी हम सबकी है, और जब इसका परीक्षण होगा, चर्चा होगी, तब पता चलेगा वास्तव में क्या बातें हुई है। छत्तीसगढ़ की जनता ने नगर निगम में कांग्रेस को शून्य में आउट किया है, और न केवल शून्य में आउट किया है, बल्कि जिस बड़े अंतर से कांग्रेस पार्टी हारी है, पार्षदों की संख्या भी जितनी न्यूनतम कांग्रेस पार्टी को मिली है, वाकई कांग्रेस की दुर्दशा इस चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है। 10 की 10 नगर निगम में कमल खिला है और ऐतिहासिक वोटों से खिला है। वाकई कांग्रेस की बुरी हालत इस चुनाव में हुई है, और कांग्रेस के नेता आपस में लड़ने में मशगूल हैं, और छत्तीसगढ़ की जनता इसका मजा ले रही है। और चलिए अब सीधे रायपुर का रुख कर रहे हैं। हमारी सहयोगी करिश्मा सोनी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। करिश्मा, देखिए, हार की समीक्षा पर बात तो होगी, भले ही कांग्रेस आला कमान भूपेश बघेल साहब को पंजाब का प्रभारी बना दे, महासचिव बना दे, बाबा रेस में आ जाए, ये अलग बात है, लेकिन हार की जिम्मेदारी तो तय होगी कहीं ना कहीं। दीपक बैज आखिर प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर क्या कर रहे थे? लगातार हारते जा रहे, कुछ ना कुछ तो कांग्रेस को करना पड़ेगा। जी बिल्कुल विवेक, जिस तरीके की स्थिति अब कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, उससे निश्चित है कि कांग्रेस का जो भविष्य है वो छत्तीसगढ़ में खतरे में है। क्योंकि पहले अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव की, तो उसमें जो है कांग्रेस पार्टी का उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। उसके बाद लोकसभा की बात की गई तो लोकसभा में भी काफी बेहतरीन तरीके से जो है प्रचार प्रसार करते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आई। कॉन्फिडेंस लेवल जो है कांग्रेस पार्टी का विवेक, वो काफी जोरों शोरों से नजर आया। लेकिन उसके बावजूद एक सीट पर जो है लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सिमट गई। उसके बाद राजधानी रायपुर के बाई इलेक्शंस की बारी आई, जिसमें युवा चेहरा, युवा प्रत्याशी को जो है कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारकर एक नया मैसेज दिया कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को भी मौका देती है। लेकिन उसके बावजूद इस बाई इलेक्शन में भी जो है कांग्रेस पार्टी को केवल हार का सामना करना पड़ा। और अब जो है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी के मन में जो है आखिरी उम्मीद की किरण थी, जो भी अब बुझती हुई नजर आ चुकी है। क्योंकि 10 निगमों में जो है अब भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता काबिज कर ली, और इसका पूरा जिम्मेदार
उम्मीदवार जो है कौन है, इस पर जल्द ही कांग्रेस पार्टी समीक्षा करती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो तालमेल है, जो वरिष्ठ नेताओं में तालमेल होना चाहिए, जो संगठन के बीच में तालमेल होना चाहिए, जो बातचीत होनी चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी में शुरू से ही नहीं नजर आई। साथ ही में टिकट वितरण को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने ही कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दरकिनार किया गया, तो उन तमाम नेताओं की जो नाराजगी है वो भी चुनाव में जो है खुलकर सामने निकल कर आती हुई। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ करिश्मा, हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आप पहले दिन से इसको ग्राउंड से कवर कर रही हैं, जिसमें आपने रायशुमारी के दिन से जो दावेदार है उनसे बात की थी, फिर निकाय की एक एक खबर आपने बीएसटीवी के दर्शकों को दिखाई। समझ में क्या आ रहा है इस वक्त? क्या कांग्रेस कुछ अंदरूनी अच्छा नहीं चल रहा है, या जो वरिष्ठ नेता है वो उस तरह से ध्यान नहीं दे रहे कांग्रेस पर? आरोप तो यही लग रहे हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी में काफी ज्यादा अंतरकला और गुटबाजी की जो स्थिति है वो विवेक बनी हुई है, क्योंकि पहले तो टिकट वितरण को लेकर के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में नाराजगी दिखाई दी। उसके बाद वरिष्ठ नेताओं की पसंद के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया और उनकी हार के बावजूद जो है यहाँ पर जिम्मेदारी लेने के लिए कांग्रेस पार्टी से कोई आगे नहीं आ रहा है। अब पूरी जिम्मेदारी जो है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जैसा कि भूपेश बघेल का ही बयान देख लीजिए या फिर चरणदास महंत का बयान देख लीजिए, उनका बयान ये कहता है कि ये सारा फैसला जो अब हाईकमान लेगी और हाईकमान कौन जिम्मेदार है इस पूरी हार का वो तय करने वाली है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं उनको एक कमरे में बैठ करके मंथन करने की जरूरत है कि क्यों कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है छत्तीसगढ़ में इतनी बिगड़ती जा रही है। कार्यकर्ताओं में, नेताओं में दमखम के साथ जो है प्रचार प्रसार करने की बात की जाती है, लेकिन जब कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर दिखाई देते हैं तो कार्यकर्ता नाराज नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी में बागी नेता होते हैं और फिर उसके बाद भीतर जितने भी घाती है वो भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में नजर आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है अब वो धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है और भविष्य कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ में खतरे में नजर आ रहा है विवेक, क्योंकि जिस तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेताओं के बीच में तालमेल की बात की जाए, उनके बीच में बातचीत जो है वो काफी समय से नहीं होती। अलग अलग नेता जो है अलग अलग बयान देते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं पर भी जो है एकजुटता नहीं नजर आई और उसके बाद जब इस तरीके का परिणाम आता है तो एक दूसरे पर ब्लेम डालते हुए भी कांग्रेस पार्टी के नेता नजर आते हैं। चलिए, अब ये क्लेम ब्लेम कहां तक चलता है और जिम्मेदारी कौन लेता है? क्या प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा देंगे? क्या नई कार्यकारिणी बनेगी? बाबा आएंगे? कौन आएगा? ये सब खबरें हम हमारे दर्शकों को लगातार बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पकड़ में आ रहे हैं। धर्मांतरण पहले पकड़ में नहीं आ रहे थे, ये कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव। अरुण साव कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में धर्मांतरण होता था और पूर्व में धर्मांतरण पकड़ में नहीं आता था, लेकिन हमारी सरकार प्रदेश में जब से बनी तो धर्मांतरण पकड़ में आने लगा। अरुण साव के इस बयान पर कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। हम क्रमवार वो बयान आपको सुनवा देते हैं। धर्मांतरण के मामले पहले उजागर तो नहीं हो रहे थे, पर पूरा प्रदेश जानता था कि प्रदेश में खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है। पर आज यदि धर्मांतरण पकड़ा जा रहा है, धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, यही बताता है कि हमारी सरकार धर्मांतरण को लेकर कितनी गंभीर है। और अवैध धर्मांतरण, दबाव पूर्वक धर्मांतरण, प्रलोभन से धर्मांतरण, ये किसी कीमत पर हमारी सरकार होने नहीं देगी। जहां पर भी इस प्रकार के मामले आएंगे कठोर कार्यवाही होगी। 15 साल रमन सिंह जी की सरकार थी, धर्मांतरण उसी के समय में हुए हैं और आज कहीं धर्मांतरण हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार का फेल्योर है। हमारी कांग्रेस सरकार में हमने तो विधानसभा में भी पूछा, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं, दूसरा कोई काम है नहीं। एक उदाहरण बता दो तो एक उदाहरण भी वो नहीं बता सके भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये क्या करेंगे? ये इनका चुनावी मुद्दा है और ये हमेशा जाति और धर्म को लेकर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। डिवाइडेड रूल जो चलता था, अंग्रेज लोग करते थे, वही काम आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और चलिए सीधे रायपुर का रुख कर रहे हैं। हमारे सहयोगी शिवम इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शिवम, ये क्या मसला है? कांग्रेस वही पुराना राग अलापती है साहब की 15 साल रमन सरकार में धर्मांतरण हुआ, मिशनरी संस्थाएं फली फूली, और भूपेश बघेल आपको याद होगा उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कहते थे कि ये डेटा 15 साल का है, रमन सरकार का है, हमारे समय का नहीं है। लेकिन अब अरुण साव साहब ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि धर्मांतरण का अगर कोई बड़ा दोषी है तो वो कांग्रेस है।
जी बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों भी एक धर्मांतरण का बड़ा मामला बिलासपुर से सामने आया था, तब भी जमकर सियासत हुई थी। अब दुर्ग के अमलेश्वर थाने से एक बड़ा मामला फिर से धर्मांतरण का जो है वो सामने आया है और बीते कल बड़ा ये मामला खुलासा हुआ कि बहला फुसला कर लोगों को धर्मांतरण किया जा रहा है। उसके बाद एक बार फिर सियासत ने जोर पकड़ लिया है और इसी विषय पर सियासत गर्मा भी गई है। अब जो सियासत गर्मा गई है, चूँकि कांग्रेस अब विपक्ष में है तो वो सरकार पर लगातार हमला कर रही है और ये कह रही कि जब 15 साल डॉक्टर रमन सिंह का कार्यकाल था और उनकी सरकार थी, तब भी जमकर धर्मांतरण के मामले सामने आते थे। और अब एक बार फिर से जैसे ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है तो फिर से एक बार धर्मांतरण फल फूल रहा है और लोगों को बहला फुसलाकर जो लगातार शिकायतें जो हैं वो सामने आ रही हैं। वहीं इस विषय पर डिप्टी सीएम अरुण साव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लगातार कार्रवाई हो रही है, कठोर कार्रवाई हो रही है और जो पूरा एक मामला जो सामने आता था वो कांग्रेस के समय पर ज़्यादा देखने को मिलता था, चाहे वो बस्तर का इलाका हो चाहे दूसरे अन्य ज़िले हों, वहाँ पर से ज़्यादा धर्मांतरण के मामले, मंत्रांतरण के मामले जो है कांग्रेस के कार्यकाल में सामने आते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों भी कई कार्रवाइयाँ सरकार के द्वारा की गई। पुलिस को लगातार हिदायत दी जा रही है कि धर्मांतरण की अगर कोई भी शिकायत आए तो उस पर त्वरित कार्रवाई करें। तो ये सरकार का पक्ष है। वहीं विधायक अजय चंद्राकर जो हैं, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने बड़ा रोचक इसमें बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी तो हो रही है, लेकिन वो कानून जल्द से जल्द आना चाहिए और धर्मांतरण जो बहला फुसला कर लोगों के साथ किया जा रहा है वो बेहद निंदनीय है। यानी कि जो विधायक हैं वो खुद कानून बनाने को लेकर के और जल्द से जल्द कानून को लागू करने को लेकर के बात कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है और बीजेपी जो है कांग्रेस के पिछले 5 साल को निशाने में रख रही है। तो कहीं ना कहीं धर्मांतरण जो दशकों का एक बड़ा मुद्दा रहा है छत्तीसगढ़ का, वो एक बार फिर से सामने आ चुका है और फिर से कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार देखा जा रहा है। जी अच्छा, एक बात जरूर शिवम हमारे दर्शकों को आप क्लियर कर दीजिए कि इस वक्त जैसे कि आप बता रहे हैं कि अजय चंद्राकर वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, नो डाउट, वो कह रहे हैं कि कानून को लेकर हो रही बात, पहले भी सरकार से जुड़े लोगों ने इस बात को कहा था कि हम कानून लाएंगे और एक मजबूत कानून आएगा, फिर चाहे ब्रजमोहन अग्रवाल रहे हो या कोई वरिष्ठ नेता जो पार्टी के हैं। पर कांग्रेस इस वक्त किस तरह से इस पर फेस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास वही पुराना वाला राग है जो भूपेश बघेल सरकार में कांग्रेस नोटिफाई करवाती थी कि रमन सरकार, और बीजेपी जबकि अभी हम देखें तो कुछ नए विषय पर ही बात कर रही है बीजेपी। जी बिल्कुल, देखिए जब बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी उसके बाद लगातार धर्मांतरण को लेकर जब भी सियासत हुई तो उसके बाद एक फैसला हुआ कि धर्मांतरण के खिलाफ एक कड़ा कानून लाया जाएगा और इस कानून के नियम इतने सख्त होंगे कि अगर किसी की द्वारा शिकायत भी मिलती है या फिर ऐसी कोई भी खबर भी मिलती है प्रशासन को तो प्रशासन उसमें स्वतः कार्रवाई करने के लिए बाधित रहेगा। और इस चीज़ को लेकर के ड्राफ्ट भी लगभग तैयार हो चुका है। पिछले दिनों विजय शर्मा ने इस बात की सरकार की ये और विपक्ष के आरोप कब तक जारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ की ही एक और खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस बार शायद सरकार जो बजट लाने जा रही है वो विकासोन्मुखी बजट होगा। सरकार कह रही है कि इसमें बेनिफिशियरी को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जाएगा। अब बजट पर मंथन भी हुआ और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज केदार कश्यप जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उनके विभागों की समीक्षा भी की, किस प्रकार से बजट आवंटित होगा। और इसे लेकर एक बयान भी सामने आया है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर दरअसल कांग्रेस पर निशाना भी साध रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष जिस प्रकार से भी हमें सदन में घेरने की तैयारी करेगा हम बखूबी उस बात का जवाब भी देंगे। तो बयान भी सुनवा देते हैं आपको। कारण ही चुनाव में इतनी बड़ी सफलता मिली है। जो मातृवंदन का हम पैसा देते हैं, किसानों का बोनस एक मुफ्त दे दिए, ये सब बड़े कारक हैं। तो ऐसे ही लोक कल्याणकारी बजट इस सत्र में भी आएगा। और फिलहाल के लिए 5 का 5 में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए BS TV। नमस्कार।